पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, रुपौली के बाद 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होगा। कहा जा रहा है कि एनडीए में डील हो चुकी है। किसको कौन सी सीटें मिल रही है, इसके साथ ही इन सीटों पर संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं सर? बिल्कुल, पहले तो जो अभी उपचुनाव रुपौली में हुआ उसमें उसके जो परिणाम रहे वो किसी के फेवर में नहीं रहा। आने वाला परिणाम रहा और दोनों गठबंधन शिकस्त खा गए, मतलब एनडीए भी और महागठबंधन भी। अब क्या है कि सभी अलायंस अपने अपने ढंग से आगे की तैयारी में लग गए हैं और कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है अब जो उपचुनाव होंगे। और इस तरह के भी सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं करिश्मा कि आखिर जो ये 4 सीट है जहां उपचुनाव होना है विधानसभा का, उसको लेकर सुगबुगाहट क्यों नहीं है। इस तरह के भी लोगों के मन में सवाल थे। तो अब इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और सुगबुगाहट शुरू हो गई है तो हम लोग भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कहाँ क्या है। तो सबसे पहले जो खबर है उसके मुताबिक भाजपा जो है अपनी तेज तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने एक मीटिंग भी की है इसके लिए, जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और कुछ फैसले उन्होंने लिए हैं। और एक जो मीटिंग की थी उसमें खास लोग उस बैठक में थे बीजेपी के, और कहा जा रहा है कि 2 जो महामंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर किसको प्रत्याशी बनाया जाए। हाँ, तो इसकी खोज खबर अब शुरू हो गई है। एक तो ये बात हो गई। अब है कि कौन सी सीट खाली है और किसको जानी है। तो जो सीट खाली हुई है एक तरारी है, जहाँ के विधायक अब सांसद बन गए हैं आरा के सुदामा प्रसाद, और दूसरी सीट है जैसे बेलागंज है, बेलागंज के विधायक हुआ करते थे सुरेंद्र यादव, अब वो सांसद बन गए हैं जहानाबाद के। तीसरी जो सीट है वो इमामगंज, जीतन राम मांझी वहाँ के विधायक हुआ करते थे लेकिन अब वो सांसद और केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो वो हो गई। और चौथी जो सीट है वो है रामगढ़, सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं बक्सर के। तो ये खबर है। अब इसमें यह है कि आखिर कौन किधर कैसे जाएगी। तो 2 तरह की अभी खबरें आ रही हैं। तो दोनों जो थ्योरी चल रही है पटना के सत्ता के गलियारों में, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 2 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है उपचुनाव, और फिर 2 सीटें बच जाती हैं। इधर एनडीए की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो 2 सीट पे कहा जा रहा है कि जदयू चुनाव लड़ सकती है, और 1 सीट पर कहा जा रहा है कि हम, मतलब जीतन राम मांझी थे तो उनको लेकर के है कि उन्हीं के परिवार से कोई लड़ेगा। वो नाम भी हम लोग बताएंगे जो किसका नाम आ रहा है सामने। तो ये हो गया, ये एनडीए का हिसाब किताब हो गया। अब है कि इधर फिर राजद की चर्चा कर देते हैं, महागठबंधन की चर्चा कर देते हैं। तो उसमें 4 सीट पे उपचुनाव होने हैं। तो कहा जा रहा है कि आरजेडी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से रामगढ़ है, बेलागंज है, इमामगंज है। इन 3 सीटों पे कहा जा रहा है कि आरजेडी यहाँ से महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। चौथा जो सीट है तरारी वाली सीट, वो जो है वाम दल को जा सकता है, जो सुदामा प्रसाद वहाँ से थे भी। तो कहा जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी बनती है उनकी पार्टी की। तो ये हो गया। तो 4 सीट इधर तो रफा दफा हो गया। कांग्रेस इस सीन में कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, फिर हम एनडीए की पे चले आते हैं। एनडीए से जो खबर मेरे पास जो आ रही है, जो मुझे जानकारी मिली है, थोड़ा सा जो इनपुट है दर्शक को बता देते हैं। जैसे कि तरारी से यह सीट कहा जा रहा है कि यह सीट जदयू के खाते में जा सकती है, और जदयू के खाते प्रत्याशी कौन होगा यहाँ पे ये है। तो सुनील पांडे यहाँ से जदयू के प्रत्याशी हो सकते हैं। 2020 की अगर बात हम करते हैं तो 2020 में सुनील पांडे यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन निर्दलीय थे वो। इस बार कहा जा रहा है कि वो नीतीश के पसंद हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है जो सत्ता के गलियारे हैं उसमें। तो एक प्रबल संभावना है सुनील पांडे की तरारी से चुनाव लड़ने की, जदयू। ठीक है, अब रामगढ़ आ जाते हैं। रामगढ़ सुधाकर सिंह
और अगर हम इधर की बात कर लेंगे, राजद की तरफ से कौन हो सकता है, तो उनके भाई अभी हाल फिलहाल में जो आरजेडी में शामिल हुए हैं, अजीत सिंह, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी भी प्रबल संभावना है। तब है कि अब यह सीट किसको जा रही है, रामगढ़ वाली। तो रामगढ़ वाली जो सीट है एनडीए में, वो बीजेपी के खाते में जाएगी। ये लगभग बात तय हो गई है, ठीक है। तो उसमें है कि प्रत्याशी कौन होगा फिर यहाँ पे, तो अशोक कुमार सिंह की चर्चा हो रही है। वो 2020 में भी चुनाव लड़े थे भाजपा से, वहाँ से। वैसे हमने बता ही दिया है दर्शकों को, करिश्मा, कि बीजेपी ने इस पर मंथन की है और दो महामंत्रियों को लगाया है प्रत्याशी चयन को लेकर के। तो ये तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो अशोक कुमार सिंह की इसको संभावना मान के चलते हैं, अगर बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है तो, और जाएगी ही, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये हो गया। अब एक सीट है जैसे बेलागंज, सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक बने थे, अब सांसद बन गए। तो बेलागंज जो है, इस बार जो औरंगाबाद से सांसद बने हैं अभय कुशवाहा, उनको सुरेंद्र यादव ने हराया था, ठीक है। तो अब सवाल है कि आरजेडी तो इससे लड़ेगी ही लड़ेगी। अब है कि इधर से कौन प्रत्याशी होगा, तो बेलागंज पर जिच है। बेलागंज पर जिच की वजह से क्या हो रहा है कि अभी तक नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितनी सीटें, जो एक आधिकारिक रूप से जो चीज़ें होती हैं वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि बेलागंज पे कांटा फंस जा रहा है एनडीए में। बीजेपी कह रही है कि हम लड़ेंगे, इधर से जदयू का कहना है कि हम लड़ेंगे, ठीक है। और चूंकि पाला बदल चुके हैं, अभय कुशवाहा सांसद बन चुके हैं औरंगाबाद से, पिछले बार वो वहाँ से हार गए थे, सुरेंद्र यादव ने उनको हराया था। तो यहाँ पे मामला फंस रहा है। अब क्या होता है, कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग अपने दर्शकों को बता देंगे, ठीक है। तो बेलागंज में मामला फंस रहा है, तो ये हो गया, बेलागंज का मामला हो गया। अब इमामगंज की बात करते हैं, जीतन राम मांझी वाली जो सीट है जिस पे उपचुनाव होना है। तो इसमें दो नाम आ रहे हैं, इनके परिवार से ही कोई प्रत्याशी होगा, ये भी तय है। एक आ रहा है जीतन राम मांझी के छोटे पुत्र हैं प्रवीण मांझी का, और दूसरा नाम आ रहा है उनकी बहू हैं, पुतहू हैं, दीपा मांझी का। और कहा जा रहा है कि मांझी के परिवार में इसको लेके खटपट चल रहा है। प्रवीण मांझी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी पुतहू कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे मामला फंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन उनके परिवार से ही कोई वहाँ पर प्रत्याशी होगा। तो ये आपको जो 4 विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, जिसमें तरारी, रामगढ़ है, बेलागंज है, इमामगंज है, तो उस पर क्या हो सकता है वो हम आपको बता रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि मुकेश अंबानी से तेजस्वी यादव गले मिल रहे हैं और उनकी जो पत्नी है राजश्री, वो मुंह बिचकाते हुए दिखाई दे रही है। सर, हाँ, इस तरह के वीडियो और तस्वीर जो है सामने आ रहे हैं। हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मतलब न्यूज़ हाट इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चर्चा है। और अंबानी के बेटे की शादी, अनंत अंबानी की जो शादी हुई है, उसके बहुत अब जो हैं कई तरह के वीडियो, कई तरह के तस्वीरें अब सामने सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो अब इसमें आया है कि राजश्री मुंह बिचका रही थी, और जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि मुकेश अंबानी से तेजस्वी यादव मिलते हैं, गले मिल रहे हैं, और उसी समय वो अपना मुंह बिचकाती हैं, मुंह बनाती हैं। तो लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर क्या हो गया कि क्यों मुंह बना रही है। तो इसमें कहा जा रहा है, कई तरह की बातें सामने आई। कोई कह रहा है कि कुछ असहज हो गई थी, किसी को देख करके उन्होंने इस तरह क्या मतलब मुंह बना लिया था। कोई कह रहा है कि उनके पैर पे किसी ने पैर रख दिया था। अब जो भी हो वो तो राजश्री जानेंगे जो क्या हुआ था, लेकिन वो तस्वीर जो है चर्चा में है, राजश्री की यह तस्वीर। सर, जीतन राम मांझी का एक बयान आया है, मुकेश अंबानी की शादी में उनको न्योता आया था लेकिन वो नहीं गए। इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने एक जवाब दिया जो काफ़ी वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि फूहड़ कपड़े पहनकर लोग वहाँ आए थे, इसलिए हम नहीं गए। इस पर क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी से सवाल किया था पत्रकारों ने और पूछा था कि आपको न्योता मिला था कि नहीं मिला था, आप अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए। तो उसी पे उन्होंने कहा कि 2 बातें उन्होंने कही हैं जो रेखांकित करने वाली बातें हैं। एक कहा कि जैसा समारोह हुआ और जो चीज़ें दिख रही थी वो उसमें लग रहा था कि थोड़ा वहाँ फूहड़पन का
प्रदर्शन हो रहा है। और हम अपने पूरे परिवार के साथ पत्नी के साथ हम इसमें नहीं जा सकते थे, ये उनका कहना था। दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए जिस तरह का बड़ा और भव्य आयोजन था तो उसमें कहीं ना कहीं अमीरी दिख रही थी और हम गरीब परिवार के हैं, तो ये जो खाई है वो दिख रही थी और हम इसमें असहज हो जाते, मेरा परिवार जो है असहज हो जाता, इस वजह से हम नहीं गए अंबानी के बेटे की शादी में। लेकिन हमने अपनी शुभकामना जो है वो भिजवा दिया है, हमने जो न्योता होता है वो हमने भिजवा दिया है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। सर, एक ट्वीट रोहिणी आचार्य के तरफ से किया गया है, जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही थी कि लालू परिवार क्यों गया है, जो अंबानी परिवार को हमेशा बोलते रहता है। अब इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने जवाब दे दिया है और कहा है कि आपके आका क्यों गए थे। बिल्कुल सर, उनका क्या कहना है? हाँ, ये करारा वार है। जैसे ही चार्टर्ड प्लेन से लालू प्रसाद का जो परिवार इस समारोह में शामिल होने के लिए पटना से निकला था, तभी से बीजेपी जो है निशाने पर लेने लगी थी पूरे राजद को और लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को। तो उसका जवाब जो है अब कहे कि रोहिणी ने दिया है। और चूंकि हम लोग अंबानी के बेटे की शादी और बिहार में जो हो रही है सियासत उस पर बात कर रहे हैं, तो रोहिणी की जो बात है, जो रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर जो पोस्ट किया है उसका जिक्र भी यहाँ जरूरी है और करारा वार किया है रोहिणी आचार्य ने। किस पर? तो इसको विजय सिन्हा कह सकते हैं, बीजेपी कह सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के। हाँ नहीं, अशोक चौधरी ने भी सवाल उठाया था, जदयू के कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, तो उन सबको जवाब दिया, इकट्ठे जवाब दे दिया है रोहिणी ने अपने एक्स के माध्यम से ट्वीट करके। और वह लिखती हैं कि अंबानी परिवार के मांगलिक आयोजन में लालू परिवार के सम्मिलित होने पर भाजपाइयों का बड़ा ऐतराज था और पेट में पर रहे मरोड़ों का आलम तो कुछ ऐसा था कि बिहार भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया। तो जो भाजपा जो पोस्ट की थी उसके बारे में वो पोस्ट करती हैं। अब वो कैसे वार कर रही हैं, कौन? तो रोहिणी आचार्य, जरा इसको सुनिए। वो लिख रही हैं एक्स पर कि भाजपाइयों से ये पूछा जाना चाहिए कि कल किस मुंह से इनके आका अंबानी परिवार के यहाँ आयोजित वर वधु स्वागत समारोह में शिरकत करने गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू परिवार द्वारा छोड़ी गई जूठी थालियों को साफ करने गए थे इनके आका? जो लहजा रहता है रोहिणी आचार्य का, इस लिहाज से कड़ा है। या खैर ये टिप्पणी भी ऐसा ही करती हैं रोहिणी आचार्य, लेकिन इस बार जो शब्दों का इस्तेमाल है वो और हाँ तीखे शब्दों का इस्तेमाल रोहिणी आचार्य ने किया है। सर, आलिया कश्यप भी वार की थी। हाँ, अनुराग कश्यप की बेटी हैं और उन्होंने की तुलना जो है की थी सर्कस से, कि जो अंबानी के बेटे की शादी हो रही है उसकी तुलना सर्कस से की थी। और आलिया कश्यप जो अपना इंस्टाग्राम पर जो लिखी थी उसमें यह उनका कहना था कि ये पीआर के लिए किया जा रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुला के शादी समारोह के माध्यम से जो अंबानी जो हैं वो अपना पीआर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।